नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना प्रारंभ करने जा रहे हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो कि विज़न मैगज़ीन के अक्टूबर माह का पहला वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे कि विज़न मैगज़ीन अक्टूबर माह में क्या-क्या दिया हुआ था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से, क्योंकि यह प्रीलिम्स के बेस से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हमने पहले अपने 3 वीडियो में पॉलिटी के सेक्शन को देखा, तो जो प्रीलिम्स के इम्पोर्टेंस से था, और दूसरा हम इसको प्राथमिकता देते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को। आइए प्रारंभ करते हैं। स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला जो चैप्टर है उसमें है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से संबंधित है, जो कि 2023 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पदार्थ के इलेक्ट्रॉन की गतिकी का अध्ययन करने के लिए प्रकाश के एटो एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाली प्रयोगात्मक विधि की खोज हेतु दिया गया था। मतलब इलेक्ट्रॉन में जो प्रकाश के एटोसेकेंड में पल्स में जो उत्पन्न होते हैं उसके बारे में प्रयोग के लिए दिया गया था। पुरस्कार विजेता कौन है? पियरे एगोस्टीन है, फेरिक क्रॉस है और एनी एल हुइलियर है। 3 लोग हैं पुरस्कार विजेता। 3 लोग का नाम क्या है जो भौतिकी के पुरस्कार में पाए हैं? वो है पेरियर एगोस्टीन। पहला है पेरियर एगोस्टीन, दूसरा है फेरक क्रॉस, तीसरा है एनी एनी एल वुलियर है। इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में देख लेते हैं। सरल शब्दों में कहें तो परमाणुओं और अणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉन्स के व्यवहार एवं उनकी गति को इलेक्ट्रॉन गति कहते हैं। मतलब परमाणु या अणु के भीतर जो इलेक्ट्रॉन का व्यवहार होता है, कभी वो दूसरी कक्षा में जा रहा है, किसी कक्षा में जा रहा है, उनकी गति में कैसे कोई तेज या धीमे कैसा परिवर्तन हो रहा है, उसी को ही इलेक्ट्रॉन गति कहते हैं। एक परमाणु वस्तुतः प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक परमाणु वस्तुतः प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नाभिक के बने होते हैं। जो परमाणु जो होता है में जो उसका नाभिक होता है, किससे बना होता है परमाणु को? वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाभिक से बना होता है तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। जो परमाणु के बीच केंद्र में क्या रहता है? वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर कक्षा में घूमता रहता है। परमाणुओं के अंदर गतिविधि अत्यंत सूक्ष्म टाइम स्केल्स में गठित होती है। जब वो इतना छोटा होता है कि नग्न आंखों से नहीं दिख पाता है, तो सोचिए उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन उनकी गति जो होगी बहुत ही टाइम स्केल पर होगी, बहुत छोटे टाइम स्केल, परंतु 1 सेकंड के बराबर अरबवें हिस्से में 10 लाखवें हिस्से से गति करता है और घूमते समय और घू और घूम सकते हैं। इस टाइम स्केल को फेम इस टाइम स्केल को फेमटो सेकंड कहते हैं। 1 फेमटो सेकंड 10 टू की पावर माइनस 15 सेकंड के बराबर होते हैं। याद रखना है, 1 फेमटो सेकंड जो होता है वो 10 टू की पावर माइनस 15 के बराबर होता है। टाइम स्केल को फेमटो सेकंड कहते हैं। ये शब्द याद रखना है। हो सकता है ये आपके पास पूछ ले कि चर्चा में रहा शब्द फेमटो सेकंड क्या होता है? ये एक टाइम स्केल होता है। किसका टाइम स्केल होता है? टाइम स्केल होता है इलेक्ट्रॉन की गति के जो नाभिक के चारों ओर घूमते हैं उसके बारे में होता है। बस सिर्फ ये याद रखना है। प्रीलिम्स से इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं होगा। अब बहुत डीप में जाएगा तो फेमटो स्केल के बारे में पूछ लेगा। फेमटो स्केल बराबर कहता है 10 टू की माइनस 15 सेकंड के बराबर होता है। ये याद रखना है, फेमटो सेकंड याद रखना है। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स एटो सेकंड की गति करते हैं। एटो सेकंड पूछ सकता है, एटो सेकंड किसकी गति के लिए उत्तरदायित्व है? वो इलेक्ट्रॉन की गति के लिए उत्तरदायित्व है। ये भी ध्यान रखना है, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। इससे है वो एटो सेकंड जो है इलेक्ट्रॉन गति, एटो सेकंड कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की गति को करते हैं। इस इसलिए इसका अध्ययन करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत तीव्रता से करते हैं, इसलिए इसका अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है। इस खोज से पहले एक परमाणुओं के अंदर की गई गतिविधियों का अध्ययन फेम्टोसेकंड पल्स के जरिए किया जाता था। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की गतिविधियों को कैप्चर करना कठिन बना हुआ था। गौरतलब है कि एटो सेकंड
फेम्टोसेकंड से भी छोटा टाइम स्केल है। तो जो फेम्टोसेकंड है वो बड़ा टाइम स्केल है, वहीं एटोसेकंड जो है उससे छोटा टाइम स्केल है, ये याद रखना है। इसको भी हम क्लियर से कर देते हैं। एटोसेकंड फेम्टोसेकंड से भी छोटा टाइम स्केल है, ये याद रखना है। ब्रह्मांड के निर्माण से आज तक जितने सेकंड गुजरे हैं, उतने सेकंड को 1 सेकंड में विभाजित करने पर जो सामान्यतः टाइम स्केल प्राप्त होता है, वह एक एटोसेकंड होता है। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अतः 1 एटोसेकंड 1 सेकंड के 1 into 10 टू की पावर -18 के बराबर होता है। सरल शब्दों में कहें तो जितने सेकंड ब्रह्मांड के निर्माण से आज तक गुजरे हैं, उतने ही एटोसेकंड 1 सेकंड में होते हैं। बहुत ही डीप है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कि समय बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन वाला है। एटोसेकंड और एटोसेकंड विज्ञान, ये देख लेते हैं। एटोसेकंड एंड एटोसेकंड साइंस। एटोसेकंड जो होगा, ये देखिए स्केल पे दिया हुआ है, 10 टू की पावर माइनस से लेके 10 टू की पावर -18 के बीच होगा। वहीं सेकंड जो होगा 10 टू की पावर 0, मतलब 1 सेकंड के बराबर होगा। वहीं ब्रह्मांड की आयु देखेंगे आप, 10 टू की पावर 10 से लेके +10 टू की पावर 10 +18 तक होगा। ये टाइम स्केल जो इसमें दिया हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, इससे आपको ध्यान रखेंगे। जितना इधर ब्रह्मांड की उत्पत्ति में समय हुआ है, उतना ही आप देखेंगे इसमें जो है एटोसेकंड उतने में कम में, मतलब उतने ही कम में वो करता है। ये समय इस समय के बीते हुए समय के बराबर होता है, ये याद रखना है। 1 एटो सेकंड एक 1 एटो सेकंड 1 सेकंड के 10 टू की पावर -10 के बराबर होता है, ये याद रखना है। एटो सेकंड विज्ञान, इसमें प्रकाश की अत्यंत लघु अवधि पल्स, एटो सेकंड यानी कि पल्स उत्पत्ति की जाती है, जिसका उपयोग अत्यंत तीव्र प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए होता है। ओवरटोन, ओवरटोन प्रकाश की एक ऐसी तरंगे होती हैं जिनकी तरंगदैर्घ्य मूल कण की पूर्णांक अंश होती है। उदाहरण के लिए यदि मूल किरणें यदि मूल किरण की तरंगदैर्घ्य 100 है, तो ओवरटोन की तरंगदैर्घ्य 10, 25, 50 होगी। फंडामेंटल टोन में प्रत्येक चरण में ओवरटोन के कई चक्र होते हैं। प्रकाश तरंग में ओवरटोन प्रयुक्त तरीके से कम करते हैं। ये देख लें, जो गिटार टोन, ये सब टोन जो है, टोन ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें देखिए आवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, ये बता रहे हैं। इस खोज ने इस खोज ने इस चुनौती पर कैसे काम किया, मतलब इन्होंने इस प्रोजेक्ट पर कैसे काम किया। जो 8 सेकंड वाली थी वो था प्रकाश के 8 सेकंड पल्स की उत्पत्ति करना। एनी अल-हुलियर 1987 में एनी अल-हुलियर और उसके सहयोगियों ने नोबल गैस के माध्यम से अवरक्त लेजर प्रकाश को प्रभावित किया था। इसके परिणाम स्वरूप कई अलग-अलग ओवरटोन उत्पन्न हुए। जब एक ओवरटोन पर जब एक ओवरटोन का शिखर और दूसरे ओवरटोन का शिखर आपस में जुड़ते हैं, तो वे समपोषी या संरचनात्मक व्यक्तीकरण से गुजरते हैं। इसके परिणामस्वरूप एक बड़े शिखर का निर्माण होता है। इस तरह जब एक ओवरटोन का शिखर और दूसरे ओवरटोन का गर्त आपस में मिलते हैं, तो एक विनाशी व्यक्तीकरण से गुजरते हैं। इसके परिणामस्वरूप तरंग एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देती है, अर्थात सरल रेखा यानी शीर्ष और गर्त के बिना में प्रभावित होने लगती है। इस तरह से काफी अधिक संख्या में ओवरटोन को जोड़कर भौतिक विज्ञान कुछ सौ एटोसेकंड के लिए प्रकाश पल्स उत्पन्न करती है। प्रकाश पल्स उत्पन्न करती है। प्रकाश के सबसे लघु अवधि वाली पल्स की मदद से इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया को समझना। इसको देख लेते हैं। जब लेजर प्रकाश को किसी गैस के माध्यम से गुजारते हैं, तो गैस के परमाणुओं से पराबैंगनी ओवरटोन्स उत्पन्न होती हैं। सटीक दशाओं में इन ओवरटोन्स के अलग-अलग चरण हो सकते हैं। जब ओवरटोन्स एक
साथ मिलकर जुड़ते हैं तो एटोसेकेंड पल्स की उत्पत्ति होती है। ये चित्र देख सकते हैं इसका आप। पल्स ट्रेन उत्पन्न करना यानी कि पियरे एगोस्टीन और फेरक क्रॉस 2001 में पियरे एगोस्टीन और फेरक क्रॉस ने एटोसेकेंड पल्स की श्रृंखला यानी ट्रेन को सफलतापूर्वक उत्पन्न किया और सत्यापित किया कि श्रृंखला से तात्पर्य पल्स के बाद अंतराल, उनके बाद में एक और पल्स और उस और बाद और उसके बाद फिर अंतराल के साथ ही क्रम चलते जाते चलते जाने से है। 2017 तक विशेषज्ञ 43 एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने में सक्षम थे। इसके परिणाम स्वरूप इन प्रयोगों से प्रकाश की पल्स उत्पन्न हुई जिन्हें एटोसेकेंड में मापा गया। एक पल्स का उपयोग परमाणुओं और अणु यानी इलेक्ट्रॉन गतिविधि सहित के अंदर की प्रक्रिया को कैप्चर करने के लिए किया जा सकता है। भौतिक के विभिन्न क्षेत्रों में एटोसेकेंड का प्रयोग किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा देख लीजिए ध्यान से। ये पूछ सकता है कि जो एटोसेकेंड भौतिक क्षेत्र में उसका क्या उपयोग हो सकता है। प्रीलिम्स में ऐसे मतलब ऑप्शन बना देगा। किसी निदान में इसकी सहायता से शरीर में किसी विशेष अणुओं की उपस्थिति की जांच की जा सकती है। उदाहरण के लिए रोग की पहचान करने के लिए रक्त में आणविक स्तर के परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए अल्ट्रा फास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास, इससे त्वरित गति से काम करने वाले इलेक्ट्रॉन उपकरणों को बेहतर दूरसंचार इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी का विकास करने में सहायता मिलेगी। इलेक्ट्रॉन का सटीक नियंत्रण इनकी मदद से पदार्थ विज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स और उत्प्रेरक जैसे क्षेत्रों में अल्पकालीन परमाणुवी और आणविक प्रक्रिया को समझा जा सकता है। तो पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया। इसमें आप देख रहे थे भौतिकी को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था किसको दिया गया था, पीरे ऑगस्टिनी, फेरक क्रॉस और एनी अल हुलुरु। ये और किसके लिए दिया गया था, एटोसेकेंड से रिलेटेड दिया गया था। दूसरा चैप्टर हम देखेंगे जिसमें बोला गया है रासायनिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार के बारे में दिया गया। पहला जो था आपको वो भौतिकी के लिए था, ये रासायनिक में पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और विकास के लिए किया गया। यह किस लिए प्रदान किया, क्वांटम डॉट्स जो होते हैं उनकी खोज के लिए दिया गया है। पुरस्कार विजेता कौन है, मैगी जी बावेल्डी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी योकीमोआ। कौन कौन तीन लोग को, तीन में आपको कहते हैं भौतिकी में दिया गया, तीन आपके रासायनिक में दिया गया। तीन रासायनिक वाले को नाम क्या है, मैगी जी बॉलवेडी, लुइस ई ब्रूस और तीसरा है एलेक्सी योकीमोआ। इसलिए दिया गया क्वांटम डॉट्स के बारे में दिया गया है, रासायनिक का पुरस्कार है। क्वांटम डॉट्स के बारे में देख लेते हैं, QTS के बारे में। क्वांटम डॉट्स मानव द्वारा निर्मित अर्धचालक कण होते हैं। ये कैसे चालक कण होते हैं, मानव द्वारा निर्मित है अर्धचालक कण है। इसका आकार सामान्यतः 10 नैनोमीटर यानी 1 नैनोमीटर में आप देखेंगे 1 × 10⁹ मीटर से अधिक नहीं होते। दूसरे शब्दों में कहें तो क्वांटम डॉट्स ऐसे नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो आकार में इतने छोटे होते हैं कि उनका आकार ही उनके गुणों का निर्धारण करता है, यानी जैसा आकार रहेगा वैसा उनका गुण होगा। क्वांटम डॉट ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिसमें प्रायः कुछ हजार परमाणु होते हैं। आकार के संदर्भ में इसका एक फुटबॉल से वही संबंध होता है जो फुटबॉल का पृथ्वी के आकार से होता है। यानी कि जैसे पृथ्वी का आकार जितना बड़ा है, उस पृथ्वी का आकार पूरा बड़ा हो गया, उसके सामने एक आप क्या कहते हैं बॉल का आकार रख दीजिए, फुटबॉल का, और उस फुटबॉल के आकार के बराबर फुटबॉल को मान लीजिए पृथ्वी के बराबर है, उसके बराबर जो आप कहते हैं क्वांटम डॉट्स रखेंगे वो फुटबॉल के बराबर होगा, इतना छोटा होता है। यहाँ ये कहने का मतलब है।
इसलिए कंपेयर किया गया है, यहाँ पास देखेंगे तो कंपेरिजन आपको दिखेगा। ये अलग अलग ये अलग अलग प्रकार के परमाणुओं जैसे कैडमियम, सेलेनियम आदि से मिलकर बने होते हैं। कुछ धातुओं में भी क्वांटम डॉट्स के समान व्यवहार करने देखने को मिलता है, इसलिए कुछ मामलों में इन्हें मेटल क्वांटम डॉट्स भी कहा जाता है। क्वांटम डॉट्स को कृत्रिम परमाणुओं या शून्य आयामी इलेक्ट्रॉन प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। कैसे प्रणाली में? कृत्रिम परमाणु या शून्य आगामी आयामी प्रणाली में भी जाना जाता है। शब्द देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वांटम इनफाइनाइट कहते हैं इनफाइनाइटमेंट या क्वांटम मैकेनिक्स से जुड़े एक प्रक्रिया है। यह तब घटित होती है जब पार्टिकल्स यानी प्रायः इलेक्ट्रॉन अत्यंत ही सूक्ष्म क्षेत्र में सीमित हो जाते हैं, जैसे नैनो स्केल स्ट्रक्चर में। इसका अर्थ है जब पार्टिकल्स को अत्यंत ही सूक्ष्म क्षेत्र में सीमित कर दिया जाता है, तो ये विशिष्ट व्यवहार प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। यह क्वांटम इनफाइमेंटल के कारण होता है। क्वांटम डॉट्स के गुण देख लेते हैं। ये क्वांटम प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं। इसके चलते क्वांटम डॉट्स में ऑप्टिकल और ट्रांसपोर्ट संबंधित कई विशिष्ट गुण होते हैं। प्रतिदीप्त जब क्वांटम डॉट्स को किसी बाहरी विद्युत या प्रकाश स्रोत में प्रतिदीप्त किया जाता है, तब ये एक विशिष्ट तरंगदैर्घ्य के फोटॉन उत्सर्जित करते हैं। ट्यूब एमिशन क्वांटम डॉट्स अपने आकार के आधार पर अलग-अलग रंगों के प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इस गुण को साइज ट्यूबल एमिशन कहा जाता है और इसका व्यापक रूप से प्रयोग डिस्प्ले प्रौद्योगिकी और बायो इमेजिंग में किया जाता है। फोटो स्टेबिलिटीज पारंपरिक ऑर्गेनिक डायोड की तुलना में क्वांटम डॉट्स में प्रकाश विरंजन या फोटो ब्लीचिंग समय के साथ प्रतिदीप्ति की ह्रास की संभावना कम होती है। इसके चलते ये इमेजिंग जैसे कि लाइव शो इमेजिंग में प्रयोग किए जाने के उपयुक्त हैं। पदार्थ की विविधता क्वांटम डॉट्स को अलग-अलग अर्धचालक पदार्थ जैसे कैडमियम सेलेनाइड, लेड लेड सल्फाइड और इंडियम आर्सेनिक आदि से बनाया जा सकता है। इसमें से प्रत्येक के कुछ विशिष्ट गुण हैं। बायोकम्पैटिबिलिटी कुछ क्वांटम डॉट्स बायोकम्पैटिबिलिटी होते हैं। इसका अर्थ है कि इसका उपयोग जीवित कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना मानव का उपचार करने और जैविक अनुसंधान में किया जा सकता है। यह गुण बायो इमेजिंग और शरीर में निर्धारित स्थानों या कोशिकाओं तक दवा को पहुंचाने टारगेटेड डिलीवरी में सहायक होते हैं। मतलब कि अगर हम इंजेक्शन करेंगे, जो भाग हमारा कहते हैं शरीर में कहीं पास दिक्कत हो, वो सीधा उसी में जाएगा। ये है बायो कंपोजिटिबिलिटी। ये देख लेते हैं आप। ये देख लेते हैं, जब पार्टिकल्स संकुचित होते हैं तो क्वांटम प्रभाव उत्पन्न होता है। जब पार्टिकल्स केवल कुछ नैनोमीटर व्यास के होते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए उपलब्ध स्थानीय संकुचन हो जाता है। इसके चलते पार्टिकल्स के ऑप्टिकल गुण प्रभावित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तरंगे देख लेते हैं कि कैसे तरंगे हैं। बड़े नैनो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन तरंग के लिए अधिक होते हैं। छोटे नैनो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन तरंग के लिए कम स्थान के होते हैं। क्वांटम इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल क्या हो सकता है? बायो इमेजिंग और मेडिसिन में हो सकता है, ऊर्जा उत्पादन में हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इमिशन में हो सकता है, डिस्प्ले में हो सकता है, कैमरे में हो सकता है, ऑगमेंटेड रियलिटी में हो सकता है, मिशन विजन में हो सकता है, संचार में हो सकता है, क्वांटम इंफॉर्मेशन में हो सकता है। बहुत सारे जो हैं बायोलिसिस, तरल विकिरण, सब चीज में लगभग कुछ भी पूछे आप प्रीलिम्स में तो सब में उपयुक्त, सभी में टिक मार दीजिएगा एक प्रकार से। तो ये जो है आपका
क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हो सकता है? नोबेल विजेता की खोज के बारे में देख लेते हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में एलेक्सी यो ये एलेक्सी येकीमोवा के रंगीन कांच ने साइज डिपेंड्स क्वांटम इफेक्ट यानी आकार के आधार पर क्वांटम प्रभाव उत्पन्न करने में सफलता हासिल की थी। उन्होंने प्रमाणित किया कि पार्टिकल्स या कण का आकार क्वांटम प्रभाव के जरिए कांच के रंग को प्रभावित कर सकता है। कुछ साल बाद लुईस ई ब्रूस दुनिया के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तरल पदार्थ में स्वतंत्र रूप से तैरते हुए साइज डिपेंड्स क्वांटम इफेक्ट को सिद्ध किया था। 1993 में मैगी जी बावेडी द्वारा अत्यंत विशिष्ट आकार और प्रकाश संबंधित उच्च गुणवत्ता वाले क्वांटम डॉट्स बनाने के लिए इस तकनीक कहते बनाने के क्वांटम डॉट्स बनाने के लिए एक तकनीकी विकसित की गई। विभिन्न क्षेत्रों में क्वांटम डॉट्स का उपयोग, इसको भी ध्यान रखिएगा कहाँ-कहाँ उपयोग हो सकता है क्वांटम डॉट्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है, एंड्रॉयड सर्जरी, हार्डवेयर, एडवांस सर्जरी में हो सकता है, हाँ, जालसाजी रोधी में हो सकता है, अन्य संबंधित उपयोग हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे होता है? इसका उपयोग क्यों एलईडी तकनीक पर आधारित टेलीविजन स्क्रीन और एलईडी लैंप जैसे में किया जा सकता है। एडवर्ड सर्जरी का इसका उपयोग कैंसर जैसे रोगों के उपचार में टारगेटेड डिलीवरी, ड्रग डिलीवरी, नैनो मेडिसिन आदि क्षेत्र में किया जा सकता है। साथ ही बायोकेमिस्ट, डॉक्टर आदि जैविक ऊतक की मैपिंग के लिए क्वांटम डॉट्स का उपयोग कर सकते हैं। जालसाजी रोधी में इसका उपयोग करेंसी और दस्तावेज की सुरक्षा मास्क के रूप में किया जा सकता है। अन्य संबंधित उपयोग, इसका उपयोग क्वांटम कंप्यूटिंग, पतले सोलर सेल के विनिर्माण, फ्लेक्सिबल या लचीले इलेक्ट्रॉनिक्स, अत्यंत सूक्ष्म आकार के सेंसर बनाने और एन्क्रिप्टेड क्वांटम संचार आदि में किया जा सकता है। अब तीसरा टॉपिक देखने जा रहे हैं, इसमें लिखा है फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार। मतलब कि मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में जो आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया उसके बारे में देख रहे हैं हम लोग। पुरस्कार प्रदान किया गया है इसमें जो फिजियोलॉजी या जो मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है वो देख रहे हैं। न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन, रंग चेंज कर लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खोजों के लिए मेडिसिन ने वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया है। इन खोजों इन खोजों ने कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई के प्रभाव यानी एमआरएनए टीके के विकास की संभावना जताई है। यानी जो हमारा वैक्सीन बनता है, एमआरएनए वैक्सीन और डीएनए वैक्सीन जो बनते हैं कोविड-19 वाले, उनके विरुद्ध ये बहुत अच्छा कार्य के लिए खोजा गया है। तो ये जो है देख लेते हैं पुरस्कार विजेता कौन है। कैटलीना कारिकोवा पहली है, कैटालिना कारिकोवा, दूसरा है ड्रू विसमैन। टीकाकरण और कोविड-19 के बारे में देख लेते हैं। टीकाकरण किसी निर्धारित रोगजनक इस प्रति शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर ढंग से बचाव करने में सक्षम बनाता है। लंबे समय तक पोलियो, खसरा या येलो फीवर आदि जैसी बीमारियों से बचने हेतु मृत या क्षीण वायरस पर आधारित टीके का उपयोग किया जाता रहा है। मतलब कि अब तक जो टीके का उपयोग किया जा रहा है उसमें उसी बीमारी के वायरस को साइलेंट करके डाल दिया जाता था जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता बॉडी की बन सके, टी लिम्फोसाइट जो सेल हो वो उनको पहचान सके। तकनीकी में प्रगति होने से टीके को बनाने के लिए एक पूरे वायरस के बजाय वायरस के आनुवंशिक कोड के केवल एक हिस्से का उपयोग किया जाता है। इन टीकों को डीएनए आधारित टीके के रूप में जाना जाता है। तकनीकी में प्रगति होने से पहले क्या होता है, एक वायरस डाला जाता था, लेकिन अब जब तकनीकी और प्रगति हो गई तो उस वायरस के एक आनुवंशिक कोड को निकालेंगे और उसको जो है कहते हैं डीएनए, उसको निकाल कर जो है वो वैक्सीन बनाएंगे और उसको हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देंगे। इसको डीएनए आधारित यानी जेनेटिक्स आधारित या डीएनए आधारित टीके कहा जाते हैं। हालांकि सेल कल्चर की सहायता से ही
व्यापक पैमाने पर डीएनए आधारित वैक्सीन बनाना संभव है। मतलब कि सेल कल्चर की सहायता से ही व्यापक पैमाने में डीएनए आधारित वैक्सीन बनाना संभव है। इसमें काफ़ी समय इसमें काफ़ी समय भी लगता है। सेल कल्चर की सहायता सेल कल्चर के तहत में प्रयोगशाला में नियंत्रित दशाओं में कोशिकाओं का विकास किया जा सकता है। जब हम डीएनए आधारित वैक्सीन लगवाते हैं, तो हमारी कोशिकाएँ वायरस या बैक्टीरिया के पार्टिकल्स को प्रोटीन में बदल देती हैं। यानी मतलब जब हम डीएनए आधारित वैक्सीन लगाते हैं जिसमें किसी भी वायरस या किसी भी जीवाणुओं का जो एक आनुवंशिक जीन चिप डाला जाता है वो डीएनए वैक्सीन होती है। जब हम वो वाले वैक्सीन लगाते हैं तो हमारी कोशिकाएं जो हमारे शरीर की कोशिकाएं वायरस या बैक्टीरिया की जीन पार्टिकल्स को प्रोटीन में बदल देती हैं। जो उनका जो वायरस का जो हम जीन निकालेंगे उसको हमारी शरीर कैसे बदल देगी, उनको हमारी शरीर बदल देगी, प्रोटीन में बदल देगी। इस प्रोटीन को हमारा शरीर एक बाह्य तत्व के रूप में देखता है। ये जो प्रोटीन बनाएगा, जो उनके वायरस के आनुवंशिक गुण को वायरस के या किसी बैक्टीरिया के जो प्रोटीन बनाएगा, उसको हमारा शरीर कैसे देखेगा? बाह्य तत्व के रूप में देखता है। इसके बाद हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली इन प्रोटीन से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करने लगती है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रकोप के दौरान घातक और तेजी से फैलने वाले वायरस के खिलाफ तेजी से वैक्सीन की खोज करना महत्वपूर्ण हो गया था। ऐसी स्थिति में एमआरएनए तकनीक महत्वपूर्ण साबित हुई क्योंकि इस तकनीक के आधार पर वैक्सीन का निर्माण काफ़ी कम समय में किया जा सकता था। पहले एमआरएनए तकनीक को और महत्वपूर्ण साबित पहले जो है किसी भी टीके को बनने में बहुत समय लग जाता था। करीबन 2-2 दशक तक भी लग जाते थे, इससे ज़्यादा भी समय लग जाता। लेकिन जब से हमने कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए हमने जब एमआरएनए तकनीक का विकास किया, तब से यह बहुत जल्दी और बहुत कम समय में हम बन सकते हैं क्योंकि हम उसके जो परिणाम होते हैं, उसको कहते हैं एक जब हम किसी एमआरएनए तकनीक पर जो कार्य करते हैं, उसमें करते क्या हैं, उनके तकनीक में आने वाले परिणाम को हम सुपर कंप्यूटर में डालते हैं और उसके जितने संभावित कारण होते हैं, वो हमें वर्तमान प्रौद्योगिकी यानी क्वांटम कंप्यूटर या तो सुपर कंप्यूटर से मिल जाती है, कितने परिणाम इसके निकल सकते हैं। इसलिए इस तरह की वैक्सीन बनाना अब ज़्यादा सरल हो गया है। एमआरएनए या मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। डीएनए में हमारे शरीर के सभी आनुवंशिकी जानकारी संग्रहित होती है। एमआरएनए इस आनुवंशिकी जानकारी को निर्देश के सेट के रूप में कोशिकाओं तक पहुंचाता है। एमआरएनए मतलब क्या होता है? मैसेंजर आरएनए होता है। हाँ, ये जो हमारे आनुवंशिकी की जानकारी होती है, ये मैसेंज करता है, मतलब मैसेंजर की तरह सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इन निर्देशों के आधार पर ही कोशिकाएं प्रोटीन का निर्माण करती हैं। जब एमआरएनए जो होता है, जब हमारे आनुवंशिकी किसी चीज के बारे में हाथ की आनुवंशिकी बनाना, हाथ के लिए कुछ करना, कोशिका बनाना है, तो एमआरएनए वैक्सीन ही हमारे डीएनए से निकले हुए आनुवंशिक पदार्थ को वहां तक पहुंचाएगी और जो हमारे कोशिका का निर्माण होगा वो प्रोटीन से होगा, क्योंकि हाथ की जगह सही मैसेज पहुंचेगा तो हाथ ही बनेगा, कोई और शरीर का पार्ट नहीं बनेगा। आरएनए में 4 न्यूक्लियोसाइड क्षार या बेस होते हैं। इन्हें संक्षिप्त रूप से एडेनिन, सेरिलिन, गुआनिन और साइटोसिन के नाम से जाना जाता है। डीएनए में पाए जाने वाले एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन के अनुरूप अनुवांशिकी कोड के अक्षर होते हैं। सिर्फ डीएनए आरएनए में जो हमारे जो बेस होते हैं अलग क्या होते हैं, इस आरएनए में आप देखेंगे यूरेसिल होगा तो वहीं डीएनए में थायमिन होगा। एमआरएनए वैक्सीन की कार्यप्रणाली देख लेते हैं। एमआरएनए का निर्माण करके प्रयोगशाला में एमआरएनए का निर्माण करके एमआरएनए वैक्सीन बनाई जाती हैं। ये हमारी कोशिकाओं को निर्धारित प्रोटीन या प्रोटीन के एक खंड का निर्माण करने के लिए उत्प्रेरित करती है। इस प्रोटीन के चलते हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जवाबी कार्रवाई करने के लिए सक्रिय हो जाती है। इन विट्रो
यानी एमआरएनए या सिंथेटिक्स एमआरएनए एमआरएनए का संश्लेषित रूप है। इसका उपयोग एमआरएनए आधारित टीके को बनाने के लिए किया जाता है। इसका निर्माण जीवित कोशिकाओं के बाहर किया जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली की यह जवाबी कार्रवाई जो एंटीबॉडी का निर्माण करती है, हमें तुरंत बीमारी होने से बचाने में मदद करती है। ये साथ ही हमारा शरीर उक्त रोगजनक को याद कर रखता है, जिसके चलते भविष्य में के लिए प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण हो जाता है। ये देख सकते हैं इसमें डीएनए आरएनए से रिलेटेड फिगर बताया गया है। इसमें ग्वानिन और थायमिन जैसे को अलग-अलग करके एडेनिन में करके देखा जाता है। एमआरएनए टीके को तेजी से टीके का विकास करने का अवसर प्रदान किया है। एमआरएनए जो टीका होता है उसे तेजी से जो टीके का विकास प्रदान करने का अवसर दिया गया है, लेकिन हमें कुछ प्रमुख चुनौतियां भी मौजूद हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता ने खोज में इन चुनौतियों का समाधान निकाला है। मतलब कि जो नोबेल पुरस्कार देने क्या थी, जो एमआरएनए वैक्सीन थी उनको उनको उनके लिए जब उनके कुछ चुनौतियां जब उनको बनाते हैं तो उनके साथ कुछ चुनौतियां भी होती हैं। उन चुनौतियों के समाधान के लिए नोबेल पुरस्कार से विजित किया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता के कार्य क्या थे ये देख लेते हैं। एमआरएनए टीके से संबंधित चिंताओं को समझना, इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन इन विट्रो ट्रांसक्राइब्स एमआरएनए टीके से जुड़ी समस्याएं हैं। अस्थिरता, इन विट्रो ट्रांसक्राइब्स को शरीर में डिलीवरी करने के लिए अस्थिर और चुनौतीपूर्ण माना जाता है। एमआरएनए को शरीर में डिलीवरी कार्य करने के लिए एक एडवांस डिलीवरी सिस्टम की आवश्यकता होती है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, कोशिकाएं इन विट्रो ट्रांसक्राइब्स एमआरएनए को एक आक्रमण बाह्य तत्व के रूप में देखती हैं। इसके बाद ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और इन इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का रिलीज करती हैं। कोशिकाओं को ऊतकों में प्रभावी प्रोटीन का निर्माण होता है। कैसे अप्रभावी प्रोटीन का निर्माण होता है। उन्होंने सवाल किया कि इन विट्रो ट्रांसक्राइब को मानव शरीर आक्रमण बाह्य तत्व के रूप में क्यों देखता है, जबकि स्तनधारी कोशिकाओं से प्राप्त एमआरएनए के मामले में ऐसा नहीं है। अलग-अलग रिएक्शन के कारण स्तनधारी एमआरएनए कोशिकाओं से प्राप्त एमआरएनए को जब शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिनके कारण शरीर में इनके विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती है। इसके विपरीत जब संश्लेषित एमआरएनए को शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो वह अपरिवर्तित रहता है, अर्थात इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इस कारण से शरीर इसके विरुद्ध प्रक्रिया करता है, क्योंकि शरीर इसे एक आक्रामक बाह्य तत्व के रूप में देखता है। इससे पता चला कि कुछ महत्वपूर्ण गुणों के कारण संश्लेषित एमआरएनए स्तनधारी कोशिकाओं से प्राप्त एमआरएनए से अलग होता है। नोबेल पुरस्कार विजेता की खोज के महत्व क्या है ये देख लेते समझ। कारिको और वीसमैन को पता था कि स्तनधारी कोशिकाओं से प्राप्त आरएनए में न्यूक्लियोसाइड के बेस अक्सर रासायनिक रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। उन्होंने परिकल्पना की कि परिवर्तन होने वाले क्षार यानी बेस में प्रयोगशाला में निर्मित इन विट्रो में अनुपस्थित इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की व्याख्या कर सकती हैं। परीक्षण देख लेते हैं। परीक्षण के दौरान उन्होंने क्षार में विशिष्ट रासायनिक परिवर्तन के साथ एमआरएनए के कई वेरिएंट तैयार किए। इन सभी एमआरएनए को उन्होंने एक एक करके डेंड्रिटिक कोशिकाओं तक डिलीवर किया। परिणाम क्या है? इन परीक्षणों से प्राप्त परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि जब एमआरएनए क्षारों में परिवर्तित किया गया तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन लगभग समाप्त हो गया।
खोज का विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग क्या हो सकता है? कोविड-19 टीके बनाने में हो सकता है। कोविड-19 वैक्सीन कोविड-19 वैश्विक महामारी की शुरुआत के साथ सार्स कोव 2 सरफेस प्रोटीन को इनकोडेड करने वाला बेस मॉडिफाइड वैक्सीन को बहुत तेजी के साथ विकसित किया गया। उदाहरण के लिए फाइजर और मॉडर्न द्वारा विकसित mRNA टीके थे। हाँ, टीकों का तीव्र विकास। इस खोज के चलते mRNA टीके प्रभावशाली क्षमता और तीव्र गति से विकसित किया जा सकता है, अतः इसका उपयोग अन्य संक्रमण क्षेत्र के खिलाफ टीके के विकास के लिए नए प्लेटफॉर्म के रूप में किया जा सकता है। अब व्यापक उपयोग। भविष्य में इस प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सीय प्रोटीन की कोशिकाओं तथा डिलीवरी करने के लिए कुछ प्रकार के कैंसरों के इलाज के लिए किया जा सकता है। ग्लोबल हेल्थ। mRNA टीके की सहायता से वैश्विक स्तर पर कई संक्रमण रोगों का समाधान किया जा सकता है। इसमें संक्रमण महामारी और वैश्विक महामारी की गंभीरता और प्रयास को कम करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। नेट न्यूट्रलिटी देख लेते हैं। हाल ही में लगभग 128 स्टार्टअप्स ने ट्राई को पत्र लिखकर ओटीटी सेवाओं को विनियमित करने के लिए टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं की मांग का विरोध किया है। अन्य संबंधित तथ्य क्या है? टेलीकॉम सेवा प्रदाता का मानना है कि नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो जैसे ओटीटी एप्लीकेशन सेवा न केवल उनके प्लेटफ़ॉर्म में एक महत्वपूर्ण बैंडविड्थ का प्रयोग करते हैं, बल्कि व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे ओटीटी संचार सेवाएं कंपनी उनके राजस्व में हानि का कारण भी बनती हैं। इसलिए टेलीकॉम सेवा प्रदाता अपने बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए बिग डेटा प्लेटफॉर्म और ओटीटीआर के नेटवर्क उपयोग शुल्क वसूलने में अनुमति चाहते हैं। नेट न्यूट्रलिटी क्या है? नेट न्यूट्रलिटी सभी ऑनलाइन कंटेंट और सेवाओं के लिए एक मुफ्त व समान इंटरनेट प्रदान करने की अवधारणा है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि इंटरनेट सेवा प्रदाता कंटेंट उनके स्रोतों या उनके गंतव्य के आधार पर भेदभाव किए बिना या अलग-अलग शुल्क लिए बिना सभी के साथ एक समान व्यवहार करें। इन विचारों के समर्थकों का मानना है कि इंटरनेट सेवा प्रदाता सहित सभी कंपनी को इंटरनेट डेटा एवं उपयोगकर्ता के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कुछ उपयोगकर्ता के हितों की पूर्ति के लिए इंटरनेट तक पहुंच को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, ना ही कंटेंट तक पहुंच की गति को धीमा या कंटेंट को ब्लॉक करना चाहिए। यह मुद्दा 2013 में फेसबुक के फ्रीबिक्स की शुरुआत के बाद आरंभ हुआ। फेसबुक ने इसे भारत में केवल रिलायंस नेटवर्क के उपयोगकर्ताओं और ग्राहकों के लिए मुफ्त में उपलब्ध वेबसाइट और डिजिटल कंटेंट का एक सेट प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया था। फ्रीबिक्स एक मुफ्त इंटरनेट एक्सेस प्लेटफॉर्म है जो बिना डेटा शुल्क के बुनियादी ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। यह एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 60% से अधिक देश में उपलब्ध है। मतलब कि आप कुछ ऐसी वेबसाइट या कुछ ऐसे कंटेंट होंगे जिसके लिए आपको डेटा की ज़रूरत नहीं पड़े, आप डायरेक्ट उस पे जंप कर सकते हैं। इसको रोकने के लिए ट्राई ने डेटा सेवाओं के लिए भेदभावपूर्ण टैरिफ या निषेध विनियमन 2016 नामक एक नए फ्रेमवर्क जारी किया था। इसके अंतर्गत ट्राई ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अलग-अलग दरें वसूलने से रोक दिया और नेट न्यूट्रलिटी सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि सभी के लिए एक समान पैसा लिया जाए और सभी का एक समान एक्सेस हो। नेट न्यूट्रलिटी की उपेक्षा
के निहितार्थ उपयोगकर्ताओं के बीच विभेद को बढ़ावा। इंटरनेट सेवा प्रदाता किसी विशिष्ट कंटेंट, एप्लीकेशन, प्रोडक्ट का पक्ष ले सकते हैं और उसके बढ़ावा दे सकते हैं। इसके कारण उपभोक्ता के बीच भेदभाव होगा। नवाचार को प्रोत्साहन। नेट न्यूट्रलिटी ना होने पर स्टार्टअप और छोटी कंपनियों के लिए समान अवसर समाप्त हो सकते हैं। प्रातः नए आइडिया के मामले में नवाचार प्रोत्साहन होगा और बिग डेटा कंपनी और मजबूत होगी। गोपनीयता संबंधित चिंताएं। इंटरनेट सेवा प्रदाता उपयोगकर्ताओं की सहमति से बिना उनके डेटा को एकत्र करने और उनके मौद्रीकरण करने की अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं। उपभोक्ता उपभोक्ता की स्वतंत्रता पर लगाम। इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा यह निर्देशित करना कि उपभोक्ता के लिए क्या सुलभ है, क्या किफायती है, उपभोक्ता की चुनने की स्वतंत्रता को बाधित करता है। डिजिटल भेदभाव को बढ़ावा। यह डिजिटल विभाजन को बढ़ाता है। इसमें हाशिए पर रहने वाले समुदाय के पास आवश्यक ऑनलाइन कंटेंट का शैक्षणिक उपयोग और नौकरी के अवसर तक पहुंच कम होती है। अब देख लेते हैं इसमें जो दिया गया ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ओवर द टॉप यानी कि ओटीटी सेवा या टेलीकॉम सेवा प्रदाता यानी टीएसपी और ओटीटी के बीच संबंध क्या है? ओटीटी वस्तुतः सार्वजनिक इंटरनेट पर आधारित उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराए जाने वाले डिजिटल कंटेंट सेवा सर्विसेज या एप्लीकेशन होते हैं। इन्हें दो समूह में वर्गीकृत किया जाता है। ओटीटी संचार सेवाएं। ये सेवाएं इंटरनेट पर रियल टाइम में व्यक्ति से व्यक्ति के बीच दूर संचार सेवा प्रदान करती हैं, जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम आदि। और दूसरा ओटीटी एप्लीकेशन सेवा। इसमें अन्य सभी ओटीटी सेवाएं जैसे मीडिया सेवाएं, व्यापार और वाणिज्य सेवाएं, क्लाउड सेवाएं और सोशल मीडिया शामिल हैं। उदाहरण के लिए फेसबुक, अमेज़न, नेटफ्लिक्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं। फिर टीएसपी और ओटीटी के बीच संबंध। टेलीकॉम सेवा प्रदाता और ओवर द टॉप सिस्टम के बीच जो संबंध वो देखेंगे। जब टीएसपी अपने निवेशकों के लिए शुल्क मांगने के अपने अधिकार का दावा करता है, तो इसे एक नए रूप में नेट न्यूट्रलिटी के विरुद्ध एक कदम के रूप में भी देखा जा सकता है। टीएसपी द्वारा निवेश की जाने वाली पूंजी लागत बहुत अधिक होती है, क्योंकि ये उपभोक्ताओं को विभिन्न सेवाओं के लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक अवसंरचनाओं को स्थापित करने में लाखों रुपए खर्च करती है। ओटीटी भी इसका एक हिस्सा है। टीएसपी के राजस्व पर भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि कुछ ओटीटी सेवाएं प्रदान करते हैं जो टीएसपी प्रदान करते हैं, जैसे इंटरनेट पर कॉल और मैसेजिंग सेवाएं। इस का इस प्रकार ओटीटी अपनी प्रतिस्पर्धाओं के रूप में कार्य करता है। टीएसपी संबंधित विनियामक फ्रेमवर्क ज़्यादा कठोर है और वे सरकार एवं ट्राई के नियमों से बंधी है, जबकि ओटीटी ऐसे प्रत्यक्ष दायित्व नहीं है। टीएसपी द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रसारण क्षमता की मांग ओटीटी कंटेंट द्वारा बढ़ावा मिलता है। इससे शुद्ध डेटा खपत की वृद्धि होती है। यह टीएसपी के पक्ष में है, क्योंकि यह टीएसपी को भी लाभ प्रदान करता है। नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांत देख लेते हैं। इंटरनेट के सभी उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट तक समान उपलब्धता। कंटेंट के प्रयोग या उपयोगकर्ताओं के आधार पर भेदभाव नहीं करना। नेटवर्क प्रबंध में पारदर्शिता लाना। किसी भी कंपनी के पक्ष में कार्य नहीं करना, अर्थात नो पेड प्रेडिक्शंस पे है। किसी खास वेबसाइट या एप्लीकेशन के लिए इंटरनेट की गति में कोई फेरबदल नहीं करना। किसी भी वैध वेबसाइट या ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता को बाधित नहीं करना। अब इसमें जो ओटीटी से रिलेटेड जो आया था, इसके लिए आगे की राह क्या हो सकती है? एच के भार्गव समिति की सिफारिश को शामिल करना। टीएसपी या आईएसपी के लाइसेंस शर्तों
को एक खंड का समावेशन करना चाहिए। इसमें यह शामिल होना चाहिए कि लाइसेंस धारक नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांत और शर्तों का पालन करे। जब तक नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांत के पक्ष में एक उचित कार्रवाई ढंग लागू नहीं होता, तब तक समिति द्वारा सुझाए गए लाइसेंसिंग शर्तों के माध्यम से लागू किए जाने वाले अंतिम प्रावधान ही आगे की राह हो सकते हैं। विनियामक ढांचे की सहायता से एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना, जो अंतिम उपभोक्ताओं को प्रभावित किए बिना टीएसपी और ओटीटी दोनों के लिए निष्पक्ष और समान हो। परिभाषित करना, ओटीटीएस और उनकी सेवाओं को उनके कंटेंट, सेवा आदि के संदर्भ में परिभाषित करना चाहिए। ओटीटी को भी विनियमन के दायरे में लाया जा सके। ग्राहकों के हितों की रक्षा करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लागत में कोई वृद्धि न हो, ग्राहकों के ऊपर आर्थिक भार बढ़े। सक्रिय निगरानी, TRAI यानी ट्राई और टीएसपी के व्यवहार की सक्रिय रूप से निगरानी करनी चाहिए, ताकि नेट न्यूट्रलिटी की प्राप्ति किसी भी उल्लंघन का तुरंत पता लगा सके और उनका समाधान किया जा सके। 5वां टॉपिक देखने जा रहे हैं, भारत में अंतरिक्ष तकनीकी संबंधित क्षमताओं को विकसित करना। भारत की अंतरिक्ष तकनीकी संबंधित क्षमताओं को विकसित करना। इंडियन स्पेस क्लब्स ने इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव 2023 में इंडियन स्पेस एसोसिएशन, नेस्कॉम, डेलाइट इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से एक्सप्लोरी अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया डाउन स्ट्रीम स्पेस टेक शीर्ष से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के बाद भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़ा परिवर्तन होगा, ये देखना चाह रहा है। इसमें शुरुआत, भारत की अंतरिक्ष यात्रा 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, 1959 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और 1972 में अंतरिक्ष विभाग यानी डीओसो के गठन के साथ शुरुआत हुई। सरकार का एकाधिकार, 1960 के दशक से लेकर 2010 तक अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रभावी रूप से सरकार का एकाधिकार था और निजी क्षेत्रों की भागीदारी नगण्य थी। निजी क्षेत्र का प्रवेश, अंतरिक्ष अब सरकार के एकाधिकार का विशेष क्षेत्र नहीं है। अंतरिक्ष क्षेत्रों के राजनीतिक और आर्थिक महत्व के कारण अब इस क्षेत्र का संचार सार्वजनिक और निजी भागीदारी से होगा। भागीदारी के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच आपसी सहयोग वाले संगठन संबंध होंगे। क्षेत्रक विविधीकरण, अब तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अधिकांश योगदान मूल श्रृंखला के अपस्ट्रीम खंड से हो रहा है, जो उपग्रह विनिर्माण, प्रक्षेपण आदि है। भारत की नई अंतरिक्ष नीति 2023 मूल श्रृंखला के डाउन स्ट्रीम खंड से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के अवसर को बढ़ावा देती है। इसमें भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष व्यवस्था का लगभग $8.5 बिलियन की है। वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी 2% की है, जिसे बढ़ाकर 10% करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो अंतरिक्ष से जो पैसा आता है वह आता है $8.5 बिलियन आता है। वहीं वैश्विक रूप से देखा जाए तो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था जो है उसका मात्र 2% हिस्सा जो है भारत का योगदान है, लेकिन इसको 10% बढ़ाने की बात की गई। भारत की जीडीपी में इसका योगदान लगभग 0.25%। अगर मान लीजिए भारत की जीडीपी 100 रुपए की है तो उसमें से मात्र 25 पैसे जो आ रहे हैं वो अंतरिक्ष से आ रहे हैं। भारत में 2030 तक 190 से अधिक पंजीकृत अंतरिक्ष स्टार्टअप्स हैं। भारत में 2023 तक 190 से अधिक पंजीकृत
अंतरिक्ष स्टार्टअप है, यानी कि भारत के पास अंतरिक्ष स्टार्टअप्स की कमी नहीं है। स्ट्रीम खंड में देख लेते हैं। इस खंड के अंतर्गत संपत्ति के विकास, परीक्षण, लॉन्चिंग, संरचना और निगरानी यानी अंतरिक्ष अंतरिक्ष स्ट्रेटेजिक सतर्कता सहित सुनिश्चित करने वाली सभी गतिविधि, उत्पाद और अवसंरचना शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष पर्यटन, अंतरिक्ष माइनिंग आदि। डाउनस्ट्रीम खंड में देख लेते हैं। इस खंड में वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु उपग्रह पर आधारित सभी प्रकार के एप्लीकेशन, सर्विसेज और डिवाइसेस शामिल होती हैं। इसमें रणनीतिक आवश्यकताएं जैसे पृथ्वी का अवलोकन करने को पूरा करने वाली सर्विसेज और एप्लीकेशन भी शामिल होती हैं। सहायक खंड देख लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से विनिर्माण और स्वास्थ्य जैसी अन्य क्षेत्रों के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित गतिविधियां, उत्पाद और सेवाएं शामिल होती हैं। साथ ही इसमें अंतरिक्ष बीमा और जागरूकता, शिक्षा तथा प्रशिक्षण जैसी अंतरिक्ष संबंधित गतिविधियां भी शामिल हैं। भारतीय डाउनस्ट्रीम अंतरिक्ष क्षेत्रों के लिए प्रभावित संभावनाएं। रिमोट सेंसिंग भू अवलोकन, मतलब कि क्या-क्या इस अंतरिक्ष क्षेत्र में क्या संभावना है, ये रिमोट सेंसिंग कर सकती हैं। इसमें उपग्रह डेटा के भंडारण, डेटा विश्लेषण एवं विभिन्न कार्यों हेतु एप्लीकेशन का विकास से संबंधित सेवाएं शामिल हैं और इनका उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जा सकता है। कृषि के क्षेत्र में किया जा सकता है, शहरी नियोजन के विकास में किया जा सकता है, आपदा प्रबंधन में किया जाता है, ब्लू इकोनॉमी में किया जा सकता है। उपग्रह संचार, इसके तहत उन उत्पादों या सेवाओं को फोकस किया जाता है जो प्रसारण, संचार और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे सेवाओं के लिए संरचना उपग्रह का उपयोग करते हैं, जैसे सुदूर क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को कनेक्टिविटी प्रदान करना, स्वास्थ्य क्षेत्रों और सरकारी सेवाओं का वितरण करना या अन्य सेवाएं जैसे पर्यटन, भुगतान, व्यापार, डिजिटल आदि। पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सेवाएं, इसके परिसंपत्तियों की ट्रैकिंग, हवा, जमीन और समुद्र हेतु नेविगेशन सेवाएं प्रदान करता है। दिशा निर्देश देता है, नागरिक उड्डयन में काम आता है, समय तुल्यकारी में काम आता है। रणनीतिक उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष का उपयोग, थल, जल और वायु के बाद अंतरिक्ष में फोर्थ ऑपरेशन डोमेन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा व रणनीतिक हिस्सों को पूरी तरह के लिए हमेशा के लिए दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करने वाला क्षेत्र है। संचार सुविधा इसमें अच्छी होंगी, खुफिया निगरानी की जा सकती है और भी देशों की, या कोई ऐसा तो नहीं कोई हमारी सीमा में घुसपैठ कर रहा, तो इसमें ये उपयोगी होगा। भारत में उभरते निजी अंतरिक्ष परिवेश के समक्ष चुनौतियां क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, और भी देश हैं जिनके साथ ये प्रतिस्पर्धा के लिए है और खुद की तकनीक को बेहतर बनाने में बहुत समय भी लगता है। पूंजी की उपलब्धता में कमी है। भारत में पूंजी की उपलब्धता में कमी होने के कारण इस तरह की चुनौतियां सामने आ सकती हैं। आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान है कि जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, जो भी हमें तकनीक चाहिए, उसकी आपूर्ति श्रृंखला में बहुत समस्याएं होती हैं। अन्य चिंताएं क्या हैं? भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी बजट में डेटा के व्यापार, एकीकरण और विश्लेषण क्षमताओं का अभाव है। अंतरिक्ष अंतरिक्ष क्षेत्र में अंतरिक्ष अंतरिक्ष क्षेत्रक में अंतरिक्ष संबंधी संसाधनों की उचित लागत और जोखिम के चलते निवेश पर अपेक्षित प्रतिफल कम करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। आगे की राह देख सकते हैं हम लोग। सरकार की सक्रिय भूमिका हो सकती है, तभी जाके सरकार इसमें अपना हस्तक्षेप करेगी, फंडिंग प्रदान करेगी, तो ही यह क्षेत्र आगे बढ़ सकता है। सुव्यवस्थित विनिमय फ्रेमवर्क, मतलब एक कानूनी ढांचा होना चाहिए, कैसे-कैसे कोई कंपनी या कोई स्टार्टअप कैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में अन्वेषण करके, खोज करके कुछ नया कर सकता है, इसके बारे में एक पूर्ण रणनीति होनी चाहिए। सार्वजनिक निजी भागीदारी होनी चाहिए, मतलब सरकार का और अन्य प्राइवेट सेक्टरों का इसमें भागीदारी होगा तो यह और भी अच्छे तरीके से काम करेगा। और साथ ही साथ वैश्विक सहयोग भी होना चाहिए कि विश्व के समस्त देशों या विश्व के अधिकांश देशों द्वारा इसको सहयोग भी प्रदान किया जाना चाहिए। इस तरह से हमने अपने एक वीडियो में टॉपिक 1 से लेके 5 तक के टॉपिक खत्म किए, जो हमारे अक्टूबर मंथ की विजन मैगजीन से रिलेटेड थे, जो साइंस और टेक का पोर्शन था। वहीं अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो हमारा 5वां वीडियो होगा विजन मैगजीन के अक्टूबर मंथ की 5वां वीडियो होगा। और साइंस और टेक में आपका दूसरा वीडियो होगा, जिसमें हम देखेंगे क्षुद्रग्रह के बारे में, जो हमारा अगला वीडियो होगा। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल का जो नाम है केवल एग्जाम, इसको भी ध्यान रखिए। धन्यवाद।